Good morning, students. In the last lecture, we studied about the biodiversity and threat to the biodiversity. As you know, that biodiversity is very important for the ecosystem over the earth. In the last lecture, we studied that there are a number of threats over the biodiversity on the earth. These are due to hunting, due to change in climate, global warming. So these animals, these plants to be conserved for the sustainable development of the human being. So how we can conserve this biodiversity? So our topic is conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity, beta, how we can conserve different species over the earth, because as you know that once a species get extinct from the earth, we cannot create it back, we cannot bring it back. So some steps to be taken to conserve them now. So as we have studied already, that we have prepared red data list in which all the animals, endangered animals, threatened animals, rare animals, or other species have been specified. So, conservation of biodiversity, why we should conserve them? We should conserve them to conserve their जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि अगर हम किसी स्पीसीज को कंजर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका डीएनए भी कंजर्व हो रहा है बेटा। सेकंड है, जब स्पीसीज कंजर्व हो रही हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल कंजर्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम भी कंजर्व हो रहा है। सो कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, अपलिफ्ट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, uplift and scientific management of biodiversity. क्यों कंजर्व करना चाहते हैं हम? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ा है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन डिफरेंट स्पीसीज से। और बेटा, राइट टू लाइफ तो सबके पास ही है। हम किसी के राइट को, उसकी लाइफ को हम नहीं खत्म कर सकते। तो और फिर इनके रहने से इकोसिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कहीं डायरेक्टली बेनिफिट है, कहीं ह्यूमन बीइंग को इनडायरेक्टली बेनिफिट है इस बायोडाइवर्सिटी से। क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए? स्ट्रेटेजीज, बायोडाइवर्सिटी में जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है, दे टू बी प्रोटेक्टेड। थ्रेटन्ड स्पीसीज टू बी प्रोटेक्टेड बेटा। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उनकी हंटिंग के ऊपर बैन कर देंगे, पनिशमेंट कर देंगे, कुछ लॉज होंगे, जैसे हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है बेटा हमारे पास। सो ये हमने 1972 में ये लॉज बनाए थे कि इन थ्रेटन्ड स्पीसीज की जो हंटिंग है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है बेटा। सेकेंड, ऑल द पॉसिबल वेराइटीज, ओल्ड और न्यू, जो फूड में यूज होती है, या टिम्बर प्लांट है, या लाइफ स्टॉक है, या एक्वाकल्चर जो एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इनको कंजर्व करना चाहिए। जो फूड के लिए हमारे पास स्पीसीज हैं, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है, एक्वेटिक लाइफ है चाहे बेटा, चाहे वो माइक्रोब्स क्यों ना हो, दे टू बी प्रोटेक्टेड।
थर्ड है बेटा जो रेस्टिंग और फीडिंग प्लेसेस है माइग्रेटरी और रेंजिंग एनिमल्स के, मींस जो हैबिटेट है एनिमल्स का, हैबिटेट टू बी प्रोटेक्टेड, जहां वो रहते हैं जिस एरिया में वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा तो ऑब्वियसली ये रिप्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो नंबर इंक्रीज होते ही वो स्पीसीज थ्रेटन से नॉर्मल में आ जाएगी। तो उसका नंबर जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद वो थ्रेटन स्पीसीज में नहीं रहेगी बेटा। तो इनको प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं कि इनका नेचुरल इन्वायरमेंट मिल जाए इनको, ताकि इनका रिप्रोडक्शन का रेट बढ़े, इनकी वायबिलिटी इंक्रीज हो। सो नेक्स्ट है कि हम कैसे करते हैं। तो दो तरीके से हम कंजर्व करते हैं बेटा बायोडायवर्सिटी को, एक इन सिटू और एक एक्स सिटू बेटा। इनको कंजर्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट है बेटा इन सिटू कंजर्वेशन। In situ conservation means on site, on site। और सेकेंड है बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसका मतलब है ऑफ साइट। मतलब जहां कोई स्पीसीज है उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो हैबिटेट है, उसी को प्रोटेक्ट कर दे हम। जिस साइट पे वो है उसी साइट पे ही प्रोटेक्ट कर दें। जैसे उस एरिया को हमने कंजर्व कर दिया, वहां पे हमने हंटिंग बैन कर दी, ह्यूमन एक्टिविटीज बैन कर दी, जैसे वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, फॉरेस्ट से हम कोई प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, तो इट मीन्स हम वहां पे उन स्पीसीज को कंजर्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका नंबर इंक्रीज होगा। सेकेंड एक्स सिटू, उनके उस नेचुरल एनवायरनमेंट से हम बाहर ले आए। तो इस केस में हम ऐसा क्यों नहीं करें, क्योंकि हर जगह हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जहां जहां स्पीसीज है उस हर एरिया को आप कंजर्व नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम उनको वहां से बाहर लाके प्रोटेक्ट करते हैं। तो दो तरह का हमारे पास कंजर्वेशन का मेथड है बेटा, एक तो है इन सिटू, एक है एक्स सिटू। सो फर्स्ट इज बेटा इन सिटू कंजर्वेशन। यस, सो फर्स्ट इज in situ conservation. What does it mean? As I told you just now, it is the conservation and protection of the whole ecosystem. It is conservation and protection of whole ecosystem. पूरे इकोसिस्टम को बेटा हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, and its biodiversity, so it is conservation and protection of the whole ecosystem and all levels, and its biodiversity at all the levels। हर लेवल पे हमें प्रोटेक्शन देनी है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे बेटा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज। पर्पस क्या है हमारा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज। जैसे कहीं पे बेटा टाइगर का नंबर कम है, तो जिस फॉरेस्ट में टाइगर है उसी को ही कंजर्व कर दें हम, तो वहां पे हंटिंग बंद हो जाएगी, तो उसका इकोसिस्टम कंजर्व हो गया ना, प्रोटेक्टेड हो गया। तो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होने के बाद टाइगर का नंबर इंक्रीज होगा, तो वो थ्रेटन्ड जो स्पीसीज थी उसका नंबर जैसे इंक्रीज होगा तो थ्रेटन्ड की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। तो ये वे है बेटा प्रोटेक्शन का। इन सिटू कंजर्वेशन में हमारे पास दो ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में, इन सिटू कंजर्वेशन में बेटा two alternate methods are being used। कौन से मेथड्स यूज करते हैं हम इसमें, यूज करते हैं बेटा हॉटस्पॉट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज।
हॉटस्पॉट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। हॉटस्पॉट्स का मतलब जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उस एरिया को कंजर्व कर देंगे। जहां पे स्पीसीज ज्यादा मिलती हैं तो प्रोटेक्ट कर देंगे बेटा एरिया को। तो फर्स्ट है हॉटस्पॉट्स। इस चैप्टर में हमने पहले ही पढ़ा, दे आर द एरियाज ऑफ हाई एंडेमिज्म। एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जहां पे स्पीसीज ज्यादा मिलती है। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वही हॉटस्पॉट होता है ना बेटा। तो इंडिया के अंदर 3 हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, these hotspots are, first बेटा वेस्टर्न घाट्स, सेकंड है बेटा वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, सेकंड बेटा इंडो बर्मा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बेटा। उसके बाद हिमालय। तो ये हॉटस्पॉट्स हैं जहां वो रिच है बायोडाइवर्सिटी में, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है। हॉटस्पॉट्स जो है बेटा वो 2% से भी कम एरिया कवर करते हैं। इनको हॉटस्पॉट्स क्यों नाम दिया, तो इनके पास एरिया तो 2% से भी लेस है, एरिया लेस देन 2% लैंड एरिया अगर आप देखते हैं तो। और स्पीसीज रिचनेस देखते हैं तो यहां पे 44% स्पीसीज है। देखो एरिया तो सिर्फ 2% है, लेकिन स्पीसीज को काउंट करें तो 44 तो हॉटस्पॉट हो गया ना, कि लैंड के प्रोपोर्शन में देखें आप तो यहां पे स्पीसीज ज्यादा मिलती हैं। तो इस एरिया को कंजर्व करना है जिसमें सिर्फ 2% को ही तो प्रोटेक्ट करना है। तो 2% को प्रोटेक्ट करेंगे तो 44% स्पीसीज आपकी कंजर्व हो जाएंगी, प्रोटेक्टेड रहेंगी। सो अगर हम इस एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं, इस 2% को, इन हॉटस्पॉट्स को, तो यू विल सी दैट कि एक्सटिंक्शन कम हो जाएगा 30%। सिर्फ इस 2% को आप कंजर्व कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, तो इससे जो एक्सटिंक्शन है, जो स्पीसीज खत्म हो रही है, एक्सटिंक्शन गेट रिड्यूस्ड बाय 30%। मतलब अब बहुत ही कम हो गया, 1/3 रिड्यूस कर दिया आपने सिंगल इस 2% को कंजर्व करवा के, इट गेट रिड्यूस्ड बाय 30%। सो बहुत बढ़िया होगा बेटा ये, क्योंकि इतने से एरिया को तो हम इजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इससे हमें इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। सेकंड है बेटा कि ये तो हॉटस्पॉट्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट करके इतने एक्सटिंक्शन कम कर दिए। एक जहां पे पहले थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, ये तो हॉटस्पॉट्स है ना बेटे। तो हॉटस्पॉट्स तो वो जगह होगी जहां पे स्पीसीज ज्यादा है ना। तो हमने अभी देखा हमारे पास कितने हॉटस्पॉट्स हैं, 3 हॉटस्पॉट्स हैं। तो 3 जगह हमारे पास इंडिया में ऐसी हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर दें तो हमारी जो स्पीसीज हैं उनकी एक्सटिंक्शन 30% तक हमने रिड्यूस कर दी। एरिया इनका 2%, स्पीसीज इनमें 44%, और प्रोटेक्ट होते ही रिडक्शन कितनी हो जाएगी, 30%। किसकी, जो एक्सटिंक्शन रेट है वो कम हो गया। अब ये तो होगी बात जहां पे ऑलरेडी स्पीसीज हाई नंबर में है, बट द लोकेशन जहां पे वो अब कम हो रही है, थ्रेटन्ड स्पीसीज का एरिया होगा। जैसे बेटा थ्रेटन्ड स्पीसीज है, थ्रेटन्ड स्पीसीज समझते हैं ना, जिनका नंबर कम है, वो एक्सटिंक्शन के नजदीक है, उनका नंबर रिड्यूस है, अगर आपने केयर नहीं की तो नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इन स्पीसीज के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इन सिटू का हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया बना देंगे। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब जैसे हमारे पास ये एक फॉरेस्ट है, ए फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है बेटा, इस फॉरेस्ट में टाइगर कम है,
हमने इनको प्रोटेक्ट करना है। अब हॉटस्पॉट एक अलग बात थी, बट ये एक लोकेशन ऐसी है जहां पे पर्टिकुलर स्पीसीज कम है, थ्रेटन्ड है, तो आप क्या करें, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें, नेशनल पार्क कहते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, इसमें एक्टिविटीज बंद कर देंगे। यहां फॉरेस्ट से कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हंटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद यहाँ पे जो स्पीसीज है उसको सेफ इन्वायरमेंट मिल गया, वो ग्रो करेगी, रिप्रोडक्शन रेट हाई होगा। तो प्रोटेक्टेड एरिया मींस दे आर ecological biogeographical areas where biological diversity along with natural resources is protected। तो ये वो एरिया है जहां पे हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया है, मेंटेन किया है और मैनेज किया है। यहां पे हमने एरिया को प्रोटेक्शन दी है, उसको मैनेज कर रहे हैं हम, और ऑब्वियसली हम मेंटेन भी कर रहे हैं, इसकी केयर भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे वाइल्ड लाइफ जो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, WCMC, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इस सेंटर ने 37,000 प्रोटेक्टेड एरियाज रिकॉग्नाइज किए हैं वर्ल्ड में बेटा। प्रोटेक्टेड एरियाज इन वर्ल्ड। तो इसमें से हमारे पास करीबन 651 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अमंग दीज 651 इन इंडिया, जहां पे हमने इन स्पीसीज को, इन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। तो इनमें कौन कौन से हैं, इनमें जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, नेशनल पार्क्स कितने हैं इंडिया में, 104। इंडिया में अगर आप देखें तो बेटा नेशनल पार्क्स कितने होंगे, 104 नेशनल पार्क हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इसके बाद बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 566, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेटा 566। इसके बाद बच्चों यहां पे है बायोस्फीयर रिजर्व्स 18। हमारे पास सेक्रेड ग्रूव्स हैं, देयर आर मैनी सेक्रेड ग्रूव्स। तो ये सब प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे थ्रेटेंड स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिलती है, उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो कंजर्व रहती है बेटा, उनका नंबर रिड्यूस नहीं होता और स्पीसीज एक्सटेंड नहीं होती। तो यहाँ तक आपने चैप्टर अंडरलाइन करना है, जो NCERT में फैक्ट्स नहीं है वो यहाँ से आपने नोट करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।